हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं। फेसबुक से इंडियन म्यूचुअल फंड एक पेज है, उससे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का होता है, जैसे कि हम बहुत सारा लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हम डिसीजन सही लिए हैं या गलत लिए हैं। तो हमारा बहुत तरह तरह का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये सारा म्यूचुअल फंड ये खरीदे हैं और ये पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपको कि आप कम से कम इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो और भी, जैसे बोलते हैं, सोने पे सुहागा हो गया। तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में। अब बात करते हैं कि ये सही है या गलत है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं स्टॉक्स में, जो आपके लिए सेफ़ ऑप्शन होगा। हम तो म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, बहुत सा लंबा लिस्ट रहता है, लेकिन हमको ये पता नहीं रहता कि क्या है ये। तो सबसे पहले अगर कोई आदमी को कुछ भी नहीं पता है, मैं उसके लिए पहले बात कर लूँ कि जिस आदमी को कुछ भी नहीं पता है उसको सबसे पहले इंडेक्स फंड खरीदना चाहिए। सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। और कंटिन्यूस उसको खरीदना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिए और छोड़ दिए। उसको कंटिन्यूस खरीदना चाहिए। और इसमें एक कैच है कि जब भी इंडेक्स फंड का पी 20 से नीचे आ जाए, फिर से बोल रहे हैं कि जब भी इंडेक्स का पी, मतलब सेंसेक्स और निफ्टी का पी, वो भी आपको सस्ते रेट पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि 50,000 पे सेंसेक्स चल रहा है या 60,000 पे तो आपको 60,000 दे के खरीदना, ऐसा नहीं होगा। उसका छोटा वैल्यू भी मिलता है आपको, आप नेट में चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप क्या कीजिए कि उसको खरीदिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सबसे बढ़िया ऑप्शन वो होगा। उसमें एक केस बस ये है कि आप जब भी उसमें इन्वेस्टिंग करें और उसका स्टॉक्स पी अगर 20 से नीचे आ जाए तो अपना होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं उसके लिए बता रहा हूँ। जब आपका क्वेश्चन है अब ये कि क्या इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। सबसे पहले आपका चौथे नंबर पे फ्लेक्सी कैप है HDFC का, और छठे नंबर पे पराग पारिक का। तो मुझे नहीं पता कि HDFC फ्लेक्सी कैप इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करता है कि नहीं करता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 2 फ्लेक्सी कैप खरीदना कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक ही खरीदें तो बेटर होगा। और अगर जहाँ तक बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, तो इंडिया और इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करता है। 65% इंडिया में इन्वेस्ट करता है और 35% ओवरसीज़ करता है। मतलब इंडिया से बाहर कोई भी देश हो सकता है वो। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अगर सेम है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप का कोई बाउंडेशन नहीं होता, वो जहाँ चाहे वहाँ पैसा लगा सकता है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि होता क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो फ्लेक्सी कैप होता है कि कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होता, जहाँ चाहे वहाँ पैसा लगा सकता है। तो अगर आप 2 फ्लेक्सी कैप खरीदे हुए हैं, मतलब आप एक ही रिपीटेशन हो जाता है स्टॉक्स का। HDFC फ्लेक्सी कैप में भी वही स्टॉक्स खरीदा हुआ है, पराग पारिक फ्लेक्सी में भी वही स्टॉक्स खरीदा हुआ है। तो बेटर होगा कि आप उस पर जाए। सबसे पहला तो ये चेक कर ले कि कौन इंडिया में इन्वेस्ट करता है और कौन इंडिया में नहीं करता है। जैसे पराग पारिक इंडिया में भी करता है, इंडिया से बाहर भी करता है, और HDFC का पता नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। तो बेटर ऑप्शन होगा कि अगर इंडिया से बाहर पराग पारिक करा तो वो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन होगा इन्वेस्ट करने में। और एक चीज़ चेक कर लीजिएगा कि रिपीटेशन होता है। जैसे फ्लेक्सी कैप 2 खरीद लिए हैं और दोनों में रिपीटेशन और सेम स्टॉक्स हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर होगा कि आप जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है उसको जाके खरीदें। अगर आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको छोटा अमाउंट का कमीशन देना पड़ता है, फंड मैनेजर को दिया जाता है ताकि वो फंड को चला सके। आप में से बहुत से होंगे जो बोलेंगे कि ग्रो अप में नहीं लगता है, या जो आप एडवर्टाइज देख लिए हैं उसमें आपको पता जाता है कि उसमें नहीं लगता है। लेकिन मैं लगाने का चार्जेस नहीं बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को दे रहे हैं, जैसे आप HDFC को दे रहे हैं तो HDFC एक आदमी बैठाएगा, वो आपका पैसा को चलाएगा, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, तो वो आपसे चार्जेस लेता है। वो 1 से 2.5% के आसपास रहता है, अराउंड उसी के आसपास घूमता रहता है। तो बेटर होगा कि आप सेम फंड अगर ले रहे हैं फ्लेक्सी कैप का तो चेक करें कि किसका एक्सपेंस रेशियो कम है। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, वो होता है फंड मैनेजर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस आदमी को चेक कीजिए कि वो कैसा है। ऐसा नहीं कि वो कैसा दिखता है या कितना स्मार्ट है या कहाँ से पढ़ा है या उसका हिस्ट्री क्या है। आपको चेक करना है कि वो जो बोलता है वो क्या बोलता है, वो जो बोलता है वो कितना हद तक सही बोलता है, और जो बोलता है वो कितना हद तक करता है। कभी कभी होता है कि हम बोलते हैं कि हमको रियल इस्टेट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पैसा लगा हुआ रहता है रियल इस्टेट में। हमको IT सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, बोलता है, लेकिन लगा हुआ रहता है IT सेक्टर में। तो जो बोलता है वो करता है कि नहीं करता है, कितना हद तक करता है, ये सब आपको थोड़ा सा परखने आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत देखने आना चाहिए। तो ये तो हो गया 4 और 6 नंबर का। अब 5 नंबर का हम बात करते हैं ICICI टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैं कभी ये इतना ज़्यादा फोकस होकर कोई एक सेक्टर पे इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता हूँ। इससे होता ये है कि कभी कभी तो मान लेते हैं, फ्यूचर मानते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन होता ये है कि 5 साल 6 साल टेक्नोलॉजी सेक्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहेगा, प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, स्टेगनेट कर जाता है, जिसके वजह से मे भी हो सकता है कि वो सेक्टर बढ़े नहीं 5 से 6 साल। तो आपको लगेगा कि
स्टॉक्स बढ़ नहीं रहा है तो हमको बेच के निकल जाना चाहिए। और आप उसको बेच के निकलते हैं, आपका कुछ साल भी बर्बाद होता है और प्रॉफिट भी नहीं होता है, और मे भी आप निकल गया, उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो किसी एक सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट होकर ख़रीदना मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ख़राब रहेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। ये बस मेरा बोलने का पर्सपेक्टिव था कि आप एक सेक्टर पे अगर रहिएगा तो आपको थोड़ा सा ऐसे सोच के चलना चाहिए कि कभी कभी होता है कि 4 साल 5 साल 6 साल वो जो भी सेक्टर है वो मे भी बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 1 और 3 के बारे में, HDFC टॉप 100 और मिराज एसेट ब्लू चिप के बारे में। तो ब्लू चिप वैसे कंपनी को कहा जाता है जो टॉप में रहते हैं, ऐसे कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बस ब्लू चिप मतलब जो काफ़ी बड़ा कंपनी है, जो देश का सबसे बड़ा कंपनी कुछ 10-15 ठो को कंसिडर किया जाता है और ब्लू चिप बोल दिया जाता है। ऐसा कुछ प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है कि ब्लू चिप मतलब ऐसे होगा वैसे होगा। तो हम लोग को ऐसा बताया जाता है कि ब्लू चिप मतलब वो डूबेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ब्लू चिप मतलब बड़ा कंपनी, जो अभी के हिसाब से जो बड़ा कंपनी है उसको ब्लू चिप बोलेंगे। तो टॉप 100 और ब्लू चिप, तो ब्लू चिप में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 स्टॉक्स होगा जो टॉप का होगा, इंडिया का जो टॉप मार्केट कैप के हिसाब से उसको वो मिराज एसेट ब्लू चिप में आपको वहाँ मिल जाएगा। और HDFC टॉप 100 में आपको लगभग 25 तो मिलेगा प्लस 75 अलग से मिलेगा। तो एक तरीके से आपका रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। 25 आपका है ही, अब प्लस उसमें आप ओवरलैप कर लिए 100 तक, मतलब 25 पहले वाला ओवरलैप कर गया, साथ में आपको 75 मिल गया। तो होता ही है कि बहुत बार रिपीटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं होता है रिपीटेशन लेके सेम स्टॉक्स को खरीदना। आप खरीद म्यूचुअल फंड को रहे हैं लेकिन वो आखिर जाके स्टॉक्स को ही खरीद रहा है, तो जो ये रिपीटेशन हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है कि एक ही स्टॉक्स को 2 अलग अलग जगह से हम खरीदे हुए हैं। तो बेटर होगा कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो वहाँ जाके इन्वेस्ट करना। खैर यहाँ पे ब्लू चिप है और टॉप 100 है तो थोड़ा बहुत रिपीटेशन है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपको किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ब्लू चिप खरीदने में या टॉप 100 खरीदने में। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। मेरा बस कहने का मतलब है कि वहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा स्मॉल कैप का, जो आपका सबसे ज़्यादा आप उसी में इन्वेस्ट किए हुए हैं 5000, सबसे ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप थोड़ा सा रिस्क टेकर ज़्यादा है और आपका एज कम है। यहाँ देखने से जैसा आपको पता चल रहा है, हम एज आपका खोल के देखे नहीं है अकाउंट, हमको बस यहाँ कोटक महिंद्रा स्मॉल कैप में आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि आप रिस्क टेकिंग थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं एज़ कम्पेयर टू कि किसी ज़्यादा एज ऑफ पीपल, मतलब जिसका ज़्यादा एज हो रहा है पीपल का। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप में चलिए ठीक है आप 5000 लगाएं, आप 1000 भी लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इन्वेस्ट किए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। हम जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि हम 10 साल 15 साल 20 साल लगाएंगे, लेकिन जैसे फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है हम तुरंत भागते हैं निकल के। ये आपके साथ अगर कभी नहीं हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ ले, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि जब फियर स्टार्ट होता है, जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो इतना भयानक सेलिंग होता है कि जो सोच के भी आता है 30 साल 40 साल हम रखेंगे वो भी बेच देता है। तो एक चीज़ आपको समझना है कि जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर रिटर्न एकदम गारंटीड है कि लार्ज कैप और मिड कैप से ज़्यादा होगा। ये कंसीडर किया जाता है कि ज़्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं लेकिन होता है। ये एकदम पूरा 100% गारंटी में कोई नहीं बोल सकता कि स्मॉल कैप का ज़्यादा ही होगा, बस ये माना जाता है कि हाँ स्मॉल कैप है, छोटा कंपनी है तो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि उसका प्रॉफिट ग्रोथ तो ज़्यादा होगा लेकिन फ्लक्चुएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जब मार्केट गिरता है तो ये स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रैपिडली गिरता है, इतना ज़्यादा रैपिडली गिरता है कि उसको बेचने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो एक चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आप कोटक महिंद्रा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए ठीक है, लेकिन आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें, तब आपको फ़ायदा दिखेगा। तो ये तो था ओवरऑल मेरा एनालिसिस आपके जो भी स्टॉक्स खरीदे हैं उसमें। होप आपको ये पसंद आएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं चाहूँगी कि आप उसे नीचे में लिखें ताकि मैं भी आंसर कर सकूँ। और धन्यवाद।